गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा लास्ट टॉपिक अपन ने लिया था लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में बेटा अपन ने 3-4 कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अपन वापस नाम लिख लेते हैं उनके। पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड बेटा अपन ने पढ़ा था मुद्रा मापांकन अवधारणा। बेटा तीसरा अपने पढ़ा था चालू व्यवसाय अवधारणा, गोइंग कंसर्न वाला। फोर्थ अपने पढ़ा था काल अवधि अवधारणा। शायद ये 4 अपन ने कर लिए थे बेटा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो आपको ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। बिजनेसमैन बेटा बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है यानी पैसा लगाता है, रिटर्न में बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस कमाकर देता है। सेकंड बेटा था बेटा अपने मुद्रा मापांकन अवधारणा, जिसे अपन बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी अपन अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में कन्वर्ट होते हैं। जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहे उन ट्रांजैक्शन को अपन नहीं लिखेंगे किसमें, अकाउंटिंग में। चालू व्यवसाय अवधारणा, इसे अपन बोलते हैं बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा बेटा ये कहती है कि कोई भी बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस ये सोचकर करता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। यानी कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा और 2 महीने चलाऊंगा, फिर मैं लॉस खाऊंगा, फिर मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन लॉस कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता या बिजनेस को बंद करने के लिए बिजनेस नहीं ओपन करता है। वो हमेशा यही सोचता है मैं पहले छोटा बिजनेस करूंगा, फिर मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, फिर मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, फिर मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा। सब यही सोचते हैं। तो आपको भी हमेशा यही सोचकर बिजनेस करना है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। काल अवधि अवधारणा ये शायद अपन ने पढ़ ली थी। ये आपको एक सिंपल सी बात कहती है बेटा, आप अपने साल के एक बार खाते कंप्लीट कर दो, जिससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपने एक साल में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। और अगर आप इस अवधारणा का पालन नहीं करते हो, 3-4 साल के अकाउंट बेटा आप एक साथ में बनाते हो, तो प्रॉफिट और लॉस 4 साल बाद में आपको मालूम चलेगा। और अगर 4 सालों में कंटिन्यू लॉस हुआ है, लगातार लॉस हुआ था, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। अगर वही आपको पहले साल मालूम चल जाता तो आप हो सकता था उसमें कुछ चेंज कर उससे इंप्रूव कर पाते। इसलिए अपन साल में एक बार अपने अकाउंट फाइनल करते ही हैं। वो वैसे ही है जैसे आपके स्कूल में एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं, जिससे मालूम चल जाता है कि बच्चा वीक है, इंटेलिजेंट है या डफर है पूरा। फिफ्थ अपन करते हैं बेटा नंबर 5 की जो अवधारणा है वो है आपकी आगम अवधारणा। आगम को बेटा अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बेटा। हाँ, अब आज ये इस अवधारणा समझ रहे हैं अपन। क्या होती है आगम या रेवेन्यू? सिंपल सी बात है बेटा, रेवेन्यू या आगम को अपन कह सकते हैं व्यवसाय की आय। व्यवसाय की आय, रेवेन्यू या इनकम ऑफ ए बिजनेस। इनकम ऑफ ए बिजनेस
तो बेटा आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके बिजनेस की इनकम कौन कौन सी है? बेटा सिंपल सी चीज बता दूं, रेवेन्यू यानी आय। आय हमेशा 3 जगह से आती है। पहली सेल, सेल को हिंदी में अपन कह रहे हैं विक्रय। क्या कह रहे हैं? विक्रय। नॉर्मली बिजनेसमैन एक काम सबसे ज्यादा करते हैं, वो करते हैं विक्रय। विक्रय का मतलब माल को बेचते हैं, सबसे पहले खरीदेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर बेचते हैं। तो बेचते हैं तो उनको क्या मिलता है बेटा? पैसे, और प्रॉफिट भी वो उसी से कमाते हैं। यानी आगम का पहला सोर्स या स्रोत क्या है बेटा? सेल। लोग माल बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। दूसरा सर्विस। सर्विस को अपन बोल सकते हैं सेवा। लोग बेटा, काफी लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यानी कोई विक्रय नहीं कर रहे हैं, वो सेवा देते हैं, और सेवा देकर क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। सेवा का मतलब जो कोई चीज नहीं बेच रहे हैं। जैसे मान लो डॉक्टर बेटा, डॉक्टर क्या बेचता है? कुछ नहीं बेचता है, वो तो सिर्फ आपको क्या देता है? सेवा ही तो दे रहा है। आपको मान लो हल्की सी खांसी जुकाम है, डॉक्टर के पास गए, उसने पर्ची बनाई, ये ले 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 ले, ये ले ले, ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, और आप उसका कहना मानते हो, और साथ में वो आपसे 250 या 300 रुपए लेता है, तो वो उसकी इनकम है बेटा, ध्यान रखना। सेल से इनकम, माल बेचकर इनकम कमाना। सर्विस का मतलब किसी को कोई अपनी सेवा देना प्रोफेशन से, और पैसा कमाना। जैसे टीचर, टीचर भी क्या कर रहा है बेटा? कोई बेच थोड़ी ना रहा हूं कि मैंने अकाउंट्स बेच दिए, पकड़ी अकाउंट्स, ये ले तू ले ले और मुझे पैसे दे दे। अकाउंट्स में सिखा रहा हूं बेटा, ये नहीं अपनी सर्विस दे रहा हूं। कोई इंजीनियर कोई चीज बेचता नहीं है, वो अपनी सर्विस दे रहा है, डिजाइन बनाता है, सबको सिखाता है, ये काम ऐसे कर, वो काम वैसे कर। डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, लॉयर, ये सारे जो भी हैं, ये सारे लोग सेवा देकर पैसा कमाते हैं। यानी सर्विस से भी आपको आय होती है। और लास्ट एंड फाइनल, आय का सबसे अंतिम तरीका ये होता है अदर। जो सेल भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, वो होती है अदर। अदर का मतलब, जैसे मान लो बेटा आपका मकान पड़ा है, एक मकान किराए पे दे दिया, किराए पे दिया तो किराया मिल रहा है आपको। अब बेटा आपने कुछ बेचा, मकान बेचा नहीं है आपने उसे कोई सर्विस भी नहीं दी है, बस आपने अपनी प्रॉपर्टी उससे रहने के लिए दी है। और क्या ले रहे हो आप? किराया ले रहे हो। आपने अपने पैसे किसी को दिए उधार, और ले रहे हो ब्याज। तो बेटा पैसे आपने बेचे नहीं उसको, कोई सेवा वेवा नहीं है, अपन उसे क्या ले रहे हैं? ब्याज ले रहे हैं। तो अदर में अपन कह सकते हैं अदर इनकम। किसी को रेंट पर कोई प्रॉपर्टी देना, पैसा देना, जिससे आपको डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड का मतलब कंपनी के शेयर खरीद लिया आपने, कंपनी शेयर के बदले क्या दे रही है आपको? डिविडेंड दे रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। रेंट रिसीव्ड। तो बेटा व्यवसाय की आय कौन सी है? एक तो सेल से होती है, एक सर्विस से होती है, एक अदर इनकम भी होती है। अदर मतलब जो ना तो सेल की है ना सर्विस की है, कहीं और से आ रही है। अब बेटा ये व्यवसाय की आय है, आपको पूरे साल की आय जोड़नी पड़ेगी। काफी बार बेटा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अपन को समझ में ही नहीं आता कि ये आय लेनी है या नहीं लेनी है। तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आय को आय कब माना जाएगा? तो सबसे पहले आय पर अधिकार किसका होगा? जिसकी उस पर होगा। जैसे मान लो बेटा मैंने सर्विस दी है, तो ये इनकम मैंने कमा तो ली, इस इनकम का जब मुझे पैसा मिलेगा तो उसे खर्च करने का राइट किसके पास होगा? मेरे पास होगा। तो आय पर अधिकार किसका होना चाहिए? जिसकी वो आय है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा। सेकंड, निश्चितता, सर्टेनिटी, वो निश्चित या फिक्स्ड होना चाहिए बेटा। जैसे मान लो आपने काफी बार पुरानी मूवी में ये देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो शॉप पर परचेजिंग करने के लिए नहीं जाते, वो क्या करते हैं? ये बेटा एक ज्वेलर है, ये ज्वेलर है, ठीक है।
एक बहुत बड़ी हवेली है, वो हवेली से बाहर ही नहीं निकलते, इसके जो भी ऑनर हैं या उनकी जो भी लेडीज है वो हवेली से बाहर निकलते ही नहीं है, क्योंकि इतने रईस लोग हैं वो दुकान पर थोड़ी जाएंगे परचेज करने के लिए कोई भी चीज़ है। इस ज्वेलर को जो वो ऑनर है सबसे बड़ा वाला फोन करता है कि सोनार एक काम करना, तू आ जाना, बहुत सारे गहने लेकर कहाँ पर, हमारी हवेली में, ठीक है। तो इसने फोन किया और फोन करके कह दिया कि आजा भाई हवेली में आ जाना, बहुत सारे गहने लेकर आना, हमारी घर की जो लेडीज है घर में शादी होने की वजह से उनको गहने चाहिए। ये क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े बॉक्स भरकर ज्वेलरी लेकर जा रहा है बेटा, यहां से ज्वेलरी का बॉक्स उठाया, यहां लेकर आ गया। क्या बेटा ये सेल है? नहीं है सेल। क्यों? ना तो अभी तक उन्होंने पैसे दिए, ना हाना कहाँ है, यानी ये और ये कंडीशन फिक्स नहीं हो रही है। जब हो ही नहीं रही है तो इसे अपन इनकम नहीं मान सकते हैं। मान लो ये 2 CR के गहने लेकर गया था, यानी 2 करोड़ के गहने लेकर गया, और उस घर की लेडीज ने 1 करोड़ के, यानी 1 करोड़ के गहने पसंद कर लिए और हाँ भर दी कि ये गहने हम लेंगे। हाँ, अब बेटा फिक्स भी हो गया है और इनकम पर क्या हो गया, उसका अधिकार भी हो गया है, यानी ये अपनी सेल कितनी मानेगा, 1 CR। ओके, वापिस से बेटा हल्का से रिवाइज कर देते हैं। इनकम आने के 3 तरीके, पहला सेल, सर्विस और एंड में अदर। कोई भी रेवेन्यू आपकी इनकम है या नहीं है, इसको जानने के 2 ही तरीके हैं। आय पर आपका अधिकार होना चाहिए और सेकंड वो निश्चित होनी चाहिए। जैसे यहां पर निश्चित हो गई 1 CR, और जब पहले लेकर गया था जब निश्चित नहीं थी बेटा, 2 करोड़ में से हो सकता है वो आधा रख ले, पूरा रख ले या रखे ही नहीं, तो उस वक्त मैं आय नहीं मान सकता था क्योंकि उसमें ये वाला करेक्टर नहीं था। तो बेटा हुआ क्या, जैसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए के गहने के लिए हाँ भर दी, 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब बिजनेस की इनकम को या सेल को मैं कितनी मानूंगा, 1 CR। एक बार ध्यान से देख लो बेटा आप इसको, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो बेटा, और कमेंट करके उस समस्या का समाधान पा सकते हो। चलो, ये वाली अवधारणा भी होगी अपने। हाँ बेटा, 6 जो है कॉन्सेप्ट, ये भी अपन अभी समझेंगे। 6 कॉन्सेप्ट है मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा को अपन बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सी एक चीज कहता है बेटा कि आपको मैच करना है। मैच क्या करना है, सारे खर्चे लेने हैं, सारी आय एक वर्ष की माइनस सारे खर्चे 1 वर्ष के, और आय और व्यय का क्या करना है, मिलान करना है। यानी आय में से क्या घटाना है बेटा, सारे खर्चे घटाने हैं। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपको लाभ हुआ है बेटा या आपको हुई है हानि। सारी आय 1 वर्ष की, 1 वर्ष की मतलब अगर आप 2020 की आय ले रहे हो बेटा तो खर्चे भी इसके लेने पड़ेंगे 2020 के। अगर आप 21 की आय ले रहे हो तो खर्चे भी इसके लेने पड़ेंगे 21 के। अगर आप 22 की आय ले रहे हो तो खर्चे भी आपको 2022 के लेने पड़ेंगे। यूं नहीं कि आप इनकम तो ले रहे हो 2020 की और खर्चे ले रहे हो 2021 के, तो मैच नहीं हो रहे। जिस साल की आय है उसी साल के सारे खर्चे लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना। मिलान की अवधारणा बेटा ये भी कहती है कि अगर आपको लाभ हानि कैलकुलेट करनी है तो जिस साल की आय है उसी साल के खर्चे उस आय में से आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे, जिससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे कि आपको लाभ हो रही है या हानि। इट मीन्स प्रॉफिट गेन किया आपने या लॉस किया है गेन। तो
तो बेटा कितनी अवधारणा पढ़ ली अभी तक अपन ने? पहली प्रत्यक्ष स्थिति की अवधारणा, दूसरी मुद्रा मापांकन, तीसरी चालू व्यवसाय, चौथी आपकी होगी काल अवधि अवधारणा, पांचवी होगी आगम अवधारणा और छठी हो गई आपके मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा बड़ी आसान है, सारी आय माइनस सारे खर्चे। आय कौन सी होनी चाहिए? एक वर्ष, निर्धारित वर्ष की होनी चाहिए बेटा। अब सातवां पढ़ रहे हैं अपन, सातवां। चलो इसको साफ कर देता हूं बेटा, आपने लिख लिया होगा। लागत अवधारणा। लागत अवधारणा को अपन कहते हैं बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन को एक एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल किसका? ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट का है बेटा। मान लो कोई बिजनेसमैन है बेटा, उसने 1985 में, इन 1985 में जो ये उम्मेद हेरिटेज है, आज उम्मेद हेरिटेज है जो बंगलो बना हुआ है पीछे, वहां पर इसने एक प्लॉट लिया था 1985 में, जब इतने बड़े बड़े बंगलो नहीं थे, पॉपुलेशन कम थी, जमीनें सस्ती थी, पैसा कम था। जब इसने वो प्लॉट लिया था बेटा 3 लाख रुपए में। ठीक है, बिजनेसमैन का नाम है काल सिंह। अब लाल सिंह नहीं होगा बेटा रोज, आज इसका नाम है काल सिंह। क्या है? काल सिंह। काल सिंह ने 1985 में उम्मेद हेरिटेज की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 3 लाख रुपए में 60 बाई 120 का एक प्लॉट लिया था। और आपको मालूम होगा मेरे हिसाब से कि आज 1985 नहीं बेटा, आज 2020 है। ये कौन सा साल है? 2020 है। अब बेटा जब 1985 में इसने ये प्लॉट लिया था, तो इसने अपनी, यानी काल सिंह ने अपनी बैलेंस शीट में, जो इसकी बैलेंस शीट थी, वहां पर इसने ये प्लॉट दिखाया है उम्मेद हेरिटेज प्लॉट नंबर 100। वैल्यू कितनी लिखी इसने? 3 लाख। आज चल रहा है बेटा 2020। आपको खुद को मालूम होगा कि ये प्लॉट जो इसने 3 लाख रुपए में किसी टाइम में लिया था, क्या आज वो 3 लाख रुपए का है? नहीं, आज वो प्लॉट 30 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। मैं मान रहा हूं कि 2020 में उस प्लॉट की प्राइस 80 करोड़ रुपए है। कितनी है? 80 करोड़। तो क्या बेटा जब वो 2020 में अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो बैलेंस शीट में वो हेरिटेज वाला प्लॉट क्या ये 3 करोड़ रुपए लिखेगा? क्या 80 करोड़ रुपए लिखेगा? नहीं लिख सकता बेटा 80 करोड़। वो उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब उसने प्लॉट खरीदा था तो उसकी लागत कितनी थी? 3 करोड़। क्या 3 लाख? और आज प्लॉट भले 80 करोड़ का गया, भले 100 करोड़ का होगा, भले 500 करोड़ का होगा, वो उस वैल्यू पर नहीं दिखाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से लागत अवधारणा यही कहती है कि अगर आपने कोई भी संपत्ति जिस मूल्य पर खरीदी है, आप उसको उसी मूल्य पर दिखाओगे, चाहे उसका बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। वापस से लागत अवधारणा क्या कहती है बेटा? लागत अवधारणा सिंपल सी एक चीज कहती है कि आप ने अगर कोई भी एसेट्स अगर परचेज की है तो उसे उसी मूल्य पर दिखाओगे जिस मूल्य पर आपने खरीदी है। बाजार मूल्य को आप कंसिडर नहीं करोगे बेटा। ये हो गई अपनी 7वीं अवधारणा, लागत अवधारणा, जो 11th में है बेटा, उनके चैप्टर नंबर 2 में ये सारी अवधारणाएं मिल जाएगी। 2 और 3 अवधारणाएं, शायद 2-3 अवधारणाएं अपने बाकी रहेगी, वो बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एक कार्य ये करना है
कि अगर किसी को इस अकाउंटेंसी में, इस अवधारणा में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज करना है तो आप उत्तर के लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।